2 अक्टूबर 1994 को हुए यूपी के रामपुर तिराहा कांड की आज बरसी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर बने शहीद स्थल पहुंचे, जहां पर सीएम ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने पर काम कर रही है। आपको बता दें कि अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा पर गोलीकांड हुआ था, जब उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी बसों में भरकर दिल्ली जा रहे थे। तभी मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां बरसा दी, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे और 16 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा पर गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। इन शहीद राज्य आंदोलनकारियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि समारोह में वो स्थान है रामपुर तिराहा, जहां पर राज्य प्राप्ति के लिए उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई थी। उन पर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, मां बहनों के साथ बदसलूकी की गई। मैं उन सभी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यहां पर आकर हर बार हम एक संकल्प लेते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी, उत्तराखंड के राज्य प्राप्ति के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन सभी के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और एक खुशहाल उत्तराखंड बनाएंगे। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में कचहरी के शहीद स्थल पर जाकर रामपुर तिराहा कांड में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है और शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार शहीदों के सपनों के अनुसार राज्य के लिए काम कर रही है। जिन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, रामपुर तिराहा कांड पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व राज्य को बनाने के लिए लगाया, उन सभी हमारे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को, मैं सबको अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए, हम सब की खुशी के लिए, राज्य की खुशहाली के लिए, एक नया राज्य होगा, नए सपने होंगे, अनेक सपने देखे थे। उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हमें बनाना है और जो हमारे शहीद हुए, जो बलिदान हुए, उन सबके मन में उत्तराखंड के लिए बहुत सारी नई नई चीजें थी, उन सबको धरातल पर उतारना है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें नमन किया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने देहरादून के गांधी पार्क पहुंचकर गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बापू को नमन किया। रिजिजू ने इस दौरान गांधी पार्क में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का भी संदेश दिया। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और मैं खुद भी पहाड़ी हूं, इसलिए उत्तराखंड से मेरा विशेष लगाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छता के मामले में उत्तराखंड का भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और धन सिंह रावत भी साथ में मौजूद रहे। उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। स्वच्छता का अभियान पूरा देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूं कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको महसूस हो रहा है कि बहुत जरूरी है और उत्तराखंड तो मेरे लिए बहुत दिल से करीब है। मैं भी पहाड़ी हूं और यहाँ
पहाड़ी इलाकों में आने से दिल से हम जुड़ते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के मौके पर सचिवालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर भारत खंडे संगीत महाविद्यालय द्वारा गांधी जी के प्रिय भजन को गाया गया। देहरादून से अगली खबर आ रही है, जहां पर सख्त भू कानून पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बयान सामने आया है। हरक सिंह ने कहा कि मौजूदा कानून से निकाय शब्द हटाया जाना चाहिए। शहर और गांव में कृषि भूमि पर एक नियम हो। शहर में 250 वर्ग मीटर कृषि भूमि का नियम नहीं लागू है। बार बार विस्तार से कई बार शहर में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से बाहर के लोग आसानी से पहाड़ में जमीन खरीद लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र को अगर शहर में मिला दो तो वो कानून के बाहर हो जाएगा। तो बेसिकली ये चाहे शहर के अंदर हो चाहे शहर के बाहर हो, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो निकाय में भी अगर आ गई तो उस पर भी 250 मीटर का कानून लागू होना चाहिए। ये कानून में हमें संशोधन करना पड़ेगा। चमोली में थराली तहसील के कोलपुरी गांव में रहने वाले सेना के जवान नारायण सिंह का पार्थिव शरीर 56 साल बाद उनके गांव पहुंचने वाला है। साल 1968 में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में भारतीय वायुसेना का एक विमान हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें नारायण सिंह भी सवार थे और इस घटना के बाद वो लापता थे और परिवार को उनकी कोई सूचना नहीं मिली थी। अब 56 साल के बाद सेना की सर्चिंग टीम को बर्फ में दबे हुए 4 सैनिकों के शव मिले, जिनमें से एक नारायण सिंह का भी शव मिला है, जिसकी पहचान उनके पर्स में मिले कागजों से हुई। नारायण सिंह का पार्थिव शरीर कल उनके पैतृक गांव कोलपुरी पहुंचने की संभावना है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरिद्वार से अगली खबर आ रही है, जहां पर कनखल इलाके के जिया पोता में देर रात एक स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। उत्तराखंड में आपदा अक्सर कमाने वाले लोगों के लिए किसी अवसर से कम नहीं होती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है पिथौरागढ़ में, जहां पर आपदा से हुए नुकसान के ज्यादातर एस्टीमेट गलत बने हैं। इतना ही नहीं, कई मामलों में तो एक ही नुकसान के 2-2 एस्टीमेट तक तैयार हुए। ऐसे में अब प्रशासन के लिए ये तलाशना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि सही एस्टीमेट क्या है। ये नजारा इन दिनों पिथौरागढ़ आपदा प्रबंधन विभाग का है, जहां तैनात कर्मचारी दिन रात सही और फर्जी एस्टीमेट अलग कर रहे हैं। असल में बरसात के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए अलग अलग विभागों ने अपने अपने एस्टीमेट मुख्यालय भेजे हैं। अब तक जिले में 45 करोड़ से ज्यादा के एस्टीमेट डीडीएमओ को मिल गए, लेकिन इनमें ज्यादातर एस्टीमेट पूरी तरह से फर्जी हैं। जी हाँ, प्रशासन ने अब तक 550 एस्टीमेट की जाँच की है, जिनमें सिर्फ 50 एस्टीमेट ही सही पाए गए हैं। और जहां आपदा से क्षति नहीं हुई है उनको भी एस्टीमेट बनाते हुए यहां पर जमा किया गया है। और अभी 2 दिन पहले लगभग हमारे कुल 550 प्रस्तावों की जांच की गई, जिसमें लगभग 50 सही पाए गए। यही नहीं, कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां एक नुकसान के अलग अलग विभागों से 2-2 एस्टीमेट तैयार हुए हैं। तो ऐसे में प्रशासन के लिए आपदा से हुए नुकसान का ठीक आकलन करना भी चुनौती भरा साबित हो रहा है। यही नहीं, करोड़ों के एस्टीमेट में सही एस्टीमेट की तलाश भी डीडीएमओ के लिए सिरदर्द बनी हुई है। एस्टीमेट बनाने वाले विभागों के हाल ये है कि जहाँ नुकसान नहीं हुआ है वहाँ भी बरसाती तांडव फाइलों में दिखाया गया है। तो ऐसे में प्रशासन ने गलत एस्टीमेट बनाने वाले विभागों से भी जवाब मांगा है। में 2 विभागों द्वारा एक ही जगह का प्रस्ताव दे दिया गया और एक ही अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर उनमें पाए गए, और ये लगभग 8,31,000 और 8,37,000 रुपए के
पुलिया निर्माण का प्रकरण है जिसमें फर्जी एस्टीमेट के चलते सही एस्टीमेट पर उस तेजी से काम नहीं हो पा रहा जिसकी दरकार प्रभावितों को है। बरसात से हुए नुकसान के जैसे एस्टीमेट सामने आए हैं उससे साफ है कि आपदा कई विभागों के लिए किसी अवसर से कम नहीं है। बीते सालों में भी आपदा के नाम पर बड़ा खेल यहाँ होता रहा है, लेकिन इस बार बड़ा खेला शुरू होने से पहले ही फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पिछले 20 महीनों में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर में 1.3% की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान टूरिज्म सेक्टर का है। साल 2022 में राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक विकास दर को 5 साल में दोगुना करने का टारगेट रखा था। इसके लिए सरकार ने मैकेंजी ग्लोबल नाम का एक कंसल्टेंट कंपनी को भी हायर किया था। साथ ही 27 नई पॉलिसियां भी सरकार लेकर आई। करीब 20 महीने के बाद जो आंकड़े आए हैं वो चौंका देने वाले थे। 20 महीनों में राज्य की आर्थिक विकास दर 1.3% बढ़ गई है। इसका असर दूसरे सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। राज्य की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है तो बेरोजगारी की दर भी कम हो गई है। महीने में हमारी जो जीएसडीपी है ये 1.3 गुना बढ़ गया है। जिस दिन हमने स्टार्ट किया था उस दिन जो जीएसडीपी था वो 1.3 टाइम्स आज के डेट में हो गए। मतलब 5 साल में 2 गुना करने के लिए 2 साल में हमको जितना अचीव करना था वो हम लोग अचीव कर रहे हैं, ऑन टारगेट पे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे 22-23 में 15 टू ये एज ग्रुप वाइज होता है 15 टू 29 ईयर्स का 15 टू 29 ईयर्स का ओवरऑल रूरल अर्बन मेल फीमेल सब मिला करके हमारे 22-23 में हुआ करता था 43.7%। वो अब बढ़ करके 49% हो गए हैं। देहरादून से खबर आ रही है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि एफआरआई में गुलदार की चहलकदमी देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से गुलदार का मूवमेंट हो रहा है, जिसके चलते लोगों की सुरक्षा को देखते हुए 6 अक्टूबर तक एफआरआई कैंपस को बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर टिहरी के घनसाली से, जहां पर गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहां पर पुरवाल गांव में गुलदार को ट्रैकुलाइज करने के दौरान वो भाग गया। पुरवाल गांव में गुलदार ने 29 सितंबर की शाम को 3 साल के बच्चे को निवाला बनाया था और फिर गुलदार उसी जगह पर पहुंचा था जहां पर वन विभाग की टीम ने गुलदार को ट्रैकुलाइज करने की कोशिश की, लेकिन गुलदार भाग गया। टिहरी की हिंदाऊ पट्टी में गुलदार का आतंक है। आलम यह है कि लोग बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर रहे हैं और महिलाएं घास काटने नहीं जा पा रही हैं। टिहरी में हिंदाऊ के पुरवाल गांव में शनिवार शाम को आंगन में खेल रहे 3 साल के मासूम को गुलदार उठा ले गया, जिसका शव घर से 100 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में मिला। घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं 2 महीने पहले भौड़ गांव में भी गुलदार ने 9 साल के मासूम को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद गांव में शिकारी भी तैनात किए गए, लेकिन अभी तक गुलदार पकड़ से बाहर है और गांव वाले खौफ में हैं। हमें बहुत डर हो गई हमारे लिए। हम कहीं खेती बाड़ी घास के लिए कहीं नहीं जा सकते हैं। यह गुलदार ने बहुत हंगामा मचा रखा है, घर घर में आ रहा है। हमको तो बहुत डर लग रहा है, कहाँ कैसे करके हम घास के लिए जाएं, कैसे करके हम खेत में जाएं। हमारे लिए तो बहुत डर हो गया। ये सारे गांव में दहशत का माहौल है, ना तो कोई बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। आप भी अभी भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक जूनियर हाई स्कूल है, आज उसकी हमने छुट्टी करवा रखी है। स्कूल बंद है, कोई बच्चा वहाँ पर स्कूल नहीं आया। महिलाएं भी घास के लिए नहीं जा पा रही हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कल यहाँ पर शूटर पहुँचे तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा शूटरों की संख्या बढ़ा दी जाए, थोड़ा गश्त बढ़ा दी जाए। महीने में लगातार 2 घटनाओं के बाद से गांव के लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को स्कूल भेजने में भी गांव के लोग अब डरने लगे हैं। दूसरी तरफ वन विभाग भी मौके पर तैनात है। इसके साथ ही गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा, कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं और शिकारी भी तैनात है। मचान बना दिए हैं, पिंजरा लगा दिए हैं और 2 जगह कैमरा ट्रैप सेटअप कर दिए हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पे जो मतलब विषय का जो घर है, जिनके घर पर घटना हुई थी, उसके आसपास काफी ब्लाइंड स्पॉट है।
टिहरी जिले के प्रतापनगर, घनसाली और नई टिहरी क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से गुलदार के हमले बढ़े हैं। ऐसे में वन विभाग लोगों को जागरूक करने के साथ ही सावधानी बरतने की भी अपील कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी से रामपुर होते हुए दिल्ली जाने वाले हाईवे पर हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस ने हाथियों के झुंड को टक्कर मार दी, जिसमें एक हथिनी गंभीर रूप से घायल हो गई। जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई वो हाथी कॉरिडोर है और यहां पर हाथी अक्सर हाईवे को क्रॉस करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ड्राइवर गाड़ियों की रफ्तार कम नहीं करते, जिसके कारण बुधवार तड़के ये घटना हो गई। फिलहाल फॉरेस्ट टीम हाथी के इलाज में जुटी हुई है। थे तो यहाँ एक मादा हाथी जो है वो घायल अवस्था में सड़क के किनारे लेटा हुआ है। तो अब उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी वेटनरी डॉक्टर्स हैं, हमारे पास 2 वेटनरी डॉक्टर मौके पर डिप्लॉयड हैं और वो उसका ट्रीटमेंट जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो इसके स्पेशलाइज संस्थान हैं उनसे वार्ता की जा रही है, उनसे भी निर्देश लिए जा रहे हैं और उनसे भी हेल्प के लिए कहा जा रहा है। कैलाश दर्शन यात्रा का आज से आगाज हो गया है। यात्रियों का पहला दल पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से गुंजी के लिए रवाना हो गया है। पहले दल में 15 यात्रियों के लिए इंतजाम किए गए थे, लेकिन आवेदन सिर्फ 5 यात्रियों ने ही किया है। कैलाश दर्शन यात्रा के तहत 4 दलों को हेलीकॉप्टर की मदद से गुंजी पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद यात्रियों को ओल्ड लिपुलेख से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन कराए जाने हैं। साथ ही यात्रियों को ओम पर्वत और आदि कैलाश के भी दर्शन कराए जाने हैं। पूरा पर्यटन विभाग और सरकार जो कि उत्तराखंड की वो सरकार, यहाँ के जितने भी लोग हैं रहवासी है, उनका धन्यवाद देता हूँ। सरकार का धन्यवाद देता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही कृपा की है भोले बाबा ने। बहुत ही काफ़ी सालों से इच्छा हो रही थी कि भोले के दर्शन करने हैं। आज बहुत भाग्यशाली हम हैं, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि बहुत 20 साल से मेरी इच्छा हो रही थी। भोले बाबा ने आज मेरी सुन ली। रुद्रप्रयाग में विश्व प्रसिद्ध धाम तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहाड़ में मौसम साफ होते ही तुंगनाथ पहुंचने वाले भक्तों की संख्या बढ़ गई है। तुंगनाथ आकर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने यात्रा सुविधाओं को लेकर खुशी जताई, लेकिन महिला श्रद्धालुओं ने पैदल रास्तों पर शौचालय बनाने की मांग की है। व्यवस्था अच्छी है, बस कुछ चीजें हैं थोड़ी, जैसे लेडीज के लिए थोड़ा सा टॉयलेट्स और ये सब चीजें और सुविधाएं प्रोवाइड करानी चाहिए। शौचालय की सुविधा और सारी चीजें तो ठीक है, थोड़ी शेल्टर्स भी होने चाहिए और तो सब ठीक है। मतलब अच्छा है ओवरऑल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। केदार घाटी में 31 जुलाई को आई आपदा के चलते केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ाव रामबाड़ा में पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका निर्माण कार्य अब पूरा हो गया है और इसके साथ ही पुल पर आवाजाही शुरू हो गई है। पुल के तैयार होने से बाबा केदार की यात्राओं पर आ रहे श्रद्धालुओं को आने जाने में आसानी होगी। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के निदेशक ने अल्मोड़ा डीएम को एक पत्र लिखा है और भू माफियाओं पर उनकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। वहीं डीएम ने एसडीएम को मामले की जांच के लिए आदेश दिए हैं। वहीं डीएम ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरणीय महत्व का बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और इनका पत्र प्राप्त हुआ है मुझे, और इस पर हम एसडीएम से जांच कराएंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल में सरकार के जमीनों की जांच के फैसले के बाद अब हलचल मची हुई है। खासतौर पर उन कारोबारियों में डर है जो सरकारी जमीन पर कारोबार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सरोवर नगरी में सरकारी जमीनों पर बने होटल रिजॉर्ट की जांच की जाएगी। खामलैंड से लेकर नजूल और सरकारी जमीनों पर चल रहे कारोबार जांच के दायरे में है, तो नैनीताल के पंगुट, भीमताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर में भी कई जमीनों पर कारोबार का खेल चल रहा है। कई जगहों पर तो कृषि के लिए दी गई जमीनों पर बड़े बड़े रिजॉर्ट चल रहे हैं। ये कारोबारी सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं।
आप भूमि हो चाहे बेनाम भूमि हो चाहे सरकारी भूमि हो, सभी पर एक कब्जे की निरंतर सोची समझी साजिश चल रही है। तो मेरा जिला प्रशासन से भी आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के इस सपने को साकार करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जांच की जाए कि कहां कैसे और ये कैसे लोग बस रहे हैं। आप देखिए, बाहरी लोगों की सबसे ज्यादा पसंद नैनीताल जिला रहा है। वहीं सड़कों के किनारे जहाँ हिमालय का व्यू दिखे, ऐसी जगहों की जमीनों को जमकर खरीदा और बेचा गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जरूर कुछ जांच हुई, लेकिन कार्रवाई अभी भी किसी पर नहीं हो पाई। हालांकि नैनीताल जिला प्रशासन अब एक्टिव हुआ है। आते रहते हैं जहां पट्टे पर या लीज पर लैंड मिली है या किसी विशेष प्रयोजन के लिए लैंड खरीदी है, उसके बाद उसके प्रयोजन को चेंज करना या उसका स्वरूप परिवर्तन करने की जो भी शिकायतें आती हैं उन पर जांच होती है। उसके बाद उसको राज्य सरकार में निहित करने के लिए जहां भी उल्लंघन पाया जाता है उसकी लीगल प्रोसीडिंग करी जाती है, संबंधितों को नोटिस देकर उसकी सुनवाई करी जाती है। पिछली जांचों में रामनगर, नैनीताल में कई रिजॉर्ट सरकारी जमीनों पर होने के सबूत मिले, लेकिन कार्रवाई ही नहीं हुई। लेकिन अब सरकार भू कानून और जमीनों की जांच के फैसले के साथ आगे बढ़ी है, जिसके बाद सरकारी जमीन का गलत इस्तेमाल करने वाले टेंशन में है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून के पटेल नगर इलाके में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई और स्कूटी मालिक का ये कहना है कि चार्जिंग के दौरान स्कूटी में पहले धुआं उठा, फिर उसके बाद धमाके के साथ स्कूटी आग का गोला बन गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऋषिकेश में अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए आबकारी विभाग एक्शन में है और आज ड्राई डे के दौरान विभाग की टीम ने मनसा देवी क्षेत्र से एक लड़के को 50 लीटर कच्ची शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरिद्वार में पितृ विसर्जन की अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां पर नारायणी शिला मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु अपने दिवंगत परिजनों और पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करने के लिए पहुंचे। हरिद्वार के महर्षि कश्यप गंगा घाट पर हिंदुवादी संगठन और साधु संतों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण गंवाने वाले शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का श्राद्ध किया है। ऋषिकेश में भी दिवंगत परिजनों और पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करने के लिए लोग पहुंचे। वहीं पितृ विसर्जन अमावस्या पर त्रिवेणी संगम पर भारी भीड़ उमड़ी। श्राद्ध और तर्पण करने के लिए लोग दूर दूर से लगातार त्रिवेणी संगम पर आते हैं और यहां पर तर्पण करते हैं। आज का जो विसर्जन का ये दिन माना जाता है और इसी रूप में हम अपने पितरों को जो है बड़े सम्मान के साथ पितृवस्त्र इत्यादि पितृ भोजन जो हम देते हैं, ब्राह्मणों का जो भोजन करवाते हैं, तो ये हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है।